नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। आज हम बात करेंगे देश के उन खिलाड़ियों की, उन पहलवानों की जिन्होंने दुनिया भर में देश का नाम किया, लेकिन आजकल वो पोडियम पर या किसी मंच पर नहीं बल्कि फुटपाथ पर बैठे हुए हैं। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, वो बेटे बेटियां जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। जब लौटे तो देश पूरी दुनिया में नाम रोशन करके जब लौटे तो उनकी जो बिल्कुल नायक नायिकाओं वाले स्वागत हुए। लेकिन आज वो पहलवान, वो खिलाड़ी सड़क पर बैठकर आंसू बहा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं। आखिर किस चीज की? वो चीज ये कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह से उन्हें शिकायत है। और शिकायत भी जो है वो ऐसी वैसी शिकायत नहीं है, वो शिकायत है महिला पहलवानों के साथ दुराचार करने की। बृजभूषण सिंह के खिलाफ आपको याद होगा दोस्तों, जनवरी महीने में भी ये पहलवान बैठे थे फुटपाथ पर, वही जंतर मंतर पर इन्होंने अपना अखाड़ा जमाया था, अपने विरोध का अखाड़ा जमाया था, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रही है, शुक्रवार को उस पर अगली सुनवाई होनी है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच हैरानी इस बात की है कि वो पार्टी जिसका सांसद है बृजभूषण सिंह यानी बीजेपी, वो खामोश है। इतना सब होने पर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दुहाई देने वाली बीजेपी आखिर बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या यह बात सिर्फ ये कहकर टाली जा सकती है कि जांच में जब कुछ सामने आएगा तब उसके बाद एक्शन लेंगे? क्या एहतियात के तौर पर, क्या एक परसेप्शन के लिए क्या बीजेपी को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? ये तमाम सवाल हैं जो अब इस मामले के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर निशाना साधा है, आरोप लगाया है कि सरकार जो है वो जानबूझकर बृजभूषण शरण सिंह को बचा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि पहले प्राथमिक जांच होनी चाहिए, उसके बाद एफआईआर दर्ज होनी चाहिए महिलाओं के साथ, महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार की। तो ये क्या पुलिस कॉग्निजेंस लेकर, संज्ञान लेकर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है? ये तमाम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द अब बीजेपी घिरने लगी है। बृजभूषण शरण सिंह यानी 6 बार के बाहुबली सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ये भी घिरने लगे हैं, लेकिन एक्शन कोई नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? आखिर क्या वजह है? क्या वो सियासी मजबूरी है बीजेपी की जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन तो दूर, कोई बयान तक सामने नहीं आने दे रही? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की राजनीति पर बेहद बारीक पकड़ और नजर रखने वाले हेमंत तिवारी जी। लखनऊ हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं हेमंत जी आपसे ही करना चाहता हूं कि क्या इतना हंगामा होने के बाद बीजेपी को बृजभूषण शरण सिंह पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? एक्शन तो नहीं लिया गया है, तो फिर आखिर क्या वजह है, क्या मजबूरी है इस खामोशी की? देखिए, एक्शन न लेना और खामोश रहना, इसका बहुत सीधा साधा मतलब है। अगर उनके खिलाफ एफआईआर होती है और पुलिस कोई एक्शन लेती है तो बदनामी होगी। बदनामी की क्या वजह होगी, इसको आपने अभी अभी अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में बता दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जिसका नारा हो, वो अगर उस पार्टी का सांसद, इतना वरिष्ठ नेता, अगर उन्हीं इल्जामों की जद मारता हो तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। तो कोई बात न कहने का एक कारण है। दूसरी बात, जो लॉजिक सुप्रीम कोर्ट में दी गई है तो उस पर जज ने यह भी तो कहा है कि अभी तक आपके पास क्या डिटेल्स हैं, आपने क्या अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया है, उसको पेश करें हमारे सामने। तो मुझे लगता है कि सारा मामला वहीं स्पष्ट हो जाएगा कि उनके पास क्या है, उन्होंने क्या जांच की है। देखिए, भारत में आमतौर पर जब इस तरह के प्रकरण होते हैं तो कोई भी सरकार हो,
वो फौरी एक्शन लेती रही है। इसको बहुत लंबे समय तक टाला नहीं गया है, कभी भी मुझे नहीं कोई ऐसा फिक्र नजर आता है। और इस तरह के मामलों में तो नैतिकता के आधार पर ही चीजें कही जाती, लेकिन उस पक्ष का भी तब तक कहना ये ठीक था। आप अब पिछली बार सब सारे प्रकरण हुए, इतने बड़े बड़े पहलवान धरने पे बैठे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के यहाँ पंचायत हुई, लंबी पंचायत हुई, उसके बाद कमेटी बनाई गई। अब जब कमेटी बना दी गई तो कमेटी की क्या रिपोर्ट है, इसको जितना एक टाइम बाउंड तरीके से लेकर के इस पे एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के मसले आप बहुत दिन तक लटका नहीं सकते हैं। और फिलहाल जब चूंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ा कोई न्याय का मंदिर तो है नहीं, सबसे सर्वोच्च व्यवस्था है न्याय देने की हमारे देश में। तो अब मुझे लगता है कि एक दो दिन में इस पूरे प्रकरण में एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि जो सख्ती सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है, जिस तरह के सवाल उन्होंने रखे हैं, अब चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे ये पक्ष हो, ये तो मजबूर हो गए, इनको कुछ न कुछ कहना है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया देखा गया है वो बहुत ही थोड़ा सा, हम ये कह सकते हैं कि कठोर है, कठिन है। तो अब हमको नहीं लगता अगर कोई बचाना भी चाहे तो कब तक बचाएगा। दूसरी बात, अगर ब्रिजभूषण सिंह पाक साफ है, हालांकि एक बात मैं बता दूं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को जितना मैं जानता हूं, बाहुबल की राजनीति करते रहे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, चुनाव में पैसा खर्च करना उनका बड़ा शोहरत वाला एक विषय रहा है, हर चुनाव चैलेंज करके जीतते हैं। लेकिन और दबंगई भी पूरी की है। साकेत महाविद्यालय में छात्र राजनीति से लेकर के अब तक उनका जो रिकॉर्ड रहा, उसमें ये महिलाओं के प्रति इस तरह के व्यवहार की बात कभी आई नहीं। मतलब जैसे कुछ राजनेता होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये चरित्र से शायद थोड़ा सा ढीले हैं, जिसको हिंदी में अंग्रेजी वर्जन का लूज कैरेक्टर कहा जाता है, कि लूज कैरेक्टर के हैं। इस तरह की बात मेरे संज्ञान में कभी आई नहीं है। लेकिन अगर देश दुनिया की प्रख्यात महिला पहलवान पूरी सरे सड़क बैठ करके जंतर मंतर पर पूरे देश के सामने गुहार कर रही हैं, तो उनका स्तर और उनके आरोप का स्तर देखते हुए कायदे की बात थी कि सरकार को इंटरफियर करके इस मामले का कोई ना कोई एक सम्यक समाधान से मतलब कि ऐसी जांच जिससे दोनों पक्ष खुश रहे, मतलब किसी को ग्रीवांस ना हो, ये करना चाहिए था। अब सरकार ने किया भी, लेकिन जो किया मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सुपाच्य नहीं है। न तो उसको खिलाड़ी बचा पा रहे हैं और न कॉमन आदमी उसको बचा पा रहे हैं। ऐसी सूरत में अब मेरा अपना जो ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट से ही कोई न कोई सीधा रास्ता निकलने जा रहा है, और इस प्रकरण का जो इस वक्त आंदोलन चल रहा है दूसरी फेज का, इसका पटाक्षेप होगा और कोई न कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट से ऐसा आएगा जो बाध्यकारी प्रकार का होगा, और इस पूरे प्रकरण के हल का एक बड़ा रास्ता खुलेगा। जी जी हेमंत सर, दूसरा सवाल लूंगा उससे पहले, चूंकि हम लोग ये कार्यक्रम YouTube पर लाइव दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और दर्शक लगातार कमेंट्स भी कर रहे हैं, और हमने दर्शकों के लिए एक पोल YouTube पर किया है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह पर बीजेपी एक्शन लेगी। इसका जवाब हाँ या ना में देना है, और इस पोल का नतीजा, जैसे कि हमारी परंपरा है, नीरज जी जब इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे तो इसका नतीजे बताएंगे। तो दर्शकों से हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पोल में हिस्सा लें और अपनी राय भी रखें, अपने सवाल भी रखें, ताकि हम अपने गेस्ट से वो सवाल पूछ सके, उन पर उनकी राय जान सके। हेमंत सर, जैसा अभी आप ब्रजभूषण शरण सिंह के पूरे मामले पर एक विस्तार से टिप्पणी कर रहे थे, मेरा सवाल यह है कि अब ये मामला सियासी भी तो हो गया ना सर। देखिए, अब तो इस मामले में हुड्डा उनके समर्थन में आ गए हैं, प्रियंका गांधी उनके समर्थन में आ गई हैं,
सब कुछ अब एक सियासत की नज़र से देखा जा रहा है। और ये कोई ऑर्डिनरी लोग तो है नहीं, ये ओलंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिनके ऊपर देश नाज करता है, और इनकी एक अपनी मास अपील है कि अपनी फैन फॉलोइंग है। इतना सब कुछ होने के बावजूद जब ये लगातार धरने पर हैं और ये इनकी एकदम अपफ्रंट मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर किया जाए, इसकी जब जांच होगी तब तो मामले का खुलासा होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह वास्तव में ऐसा उन्होंने कुछ किया है या उनके ऊपर ये मिथ्या आरोप गढ़े जा रहे हैं। लेकिन इस मामले में दो तरह की चीजें हो रही है। एक, पहली बात तो ये कि केस दर्ज नहीं किया जा रहा है पहलवानों के मांग के हिसाब से, और दूसरा ये कि एक उत्तर प्रदेश में एक अजब सियासी चुप्पी छाई हुई है। ये सियासी चुप्पी न सिर्फ बीजेपी की तरफ से बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हमको नजर आती है। सपा जिस तरीके से मुखर रहती है अन्य मामलों में, वैसा वो ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में कोई न ट्वीट न कोई अखिलेश यादव का उतना तो उसकी उस तरह की कोई तल्ख टिप्पणी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो ये आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह की कौन सी ताकत है कि न सत्ता बोल रही और न विपक्ष बोल रहा है? एक तो ये चीज हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, इसका जो पॉलिटिकल गुणागणित है वो बड़ा अलग किस्म का है, ध्यान रखिएगा। भाजपा के सांसद हैं लेकिन दिल्ली में उनका रसूख है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई इस पे स्टैंड लेती है तो उसके लिए न तो निगल पाने वाली न उगल पाने वाली स्थिति होगी। तीसरे, ये जग जाहिर है कि दिल्ली के आला कमान से उनको संरक्षण रहता है पार्टी में। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में शायद जो इस वक्त सत्ता संचालन करने वाले लोग हैं उनसे बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के। हाँ सर, पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह एकमात्र सांसद थे जो ये कहते पाए गए कि अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो एकमात्र बीजेपी के ऐसे सांसद थे जो चुनौती दे रहे थे कि आओ अयोध्या में उतर कर दिखा दो। तो वो पार्टी के विरोध, मतलब पार्टी के स्टैंड के विरोध में भी काफी कुछ बोलते पाए जाते हैं कई दफा। पार्टी के स्टैंड के विरोध में तो आमतौर पर नहीं बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के विषय में जरूर उनकी कुछ टिप्पणियां रही हैं और इसीलिए माना जाता है कि शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। और आजकल जो गोंडा की पॉलिटिक्स है उसमें ये भी बताया जाता है कि हमेशा गोंडा की राजनीति में गोंडा के प्रशासन पर अपना रुतबा रखने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह शायद अब उतना प्रभावी नहीं रहे हैं। मतलब पहले जो कुछ कह देते थे एडमिनिस्ट्रेशन उस बात को मान लेता था, इतनी हनक उनकी थी। अब वो ऐसी स्थिति नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। और इसकी पीछे वजह ये बताई जा रही है कि शायद मुख्यमंत्री से उनके वो रिश्ते नहीं हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके सामने संकट तो है ही इस बात को लेकर के कि क्या स्टैंड लें, क्या बोले। और इसीलिए उन्होंने वेट एंड वॉच की एक पॉलिसी अख्तियार की हुई है इस मामले पर। दूसरी बात, आपने अखिलेश यादव से जुड़ा सवाल किया, तो ध्यान रखिए कि अगर किसी की सूरत में फर्ज कीजिए कि ये मामला बिगड़ जाता है, एफआईआर लॉन्च हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन होता है और कुछ मसला फंसता है, या किसी भी परिस्थिति में अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का 2024 का टिकट काटने की बात आती है तो ब्रजभूषण शरण सिंह कहाँ जाएंगे? फिर ब्रजभूषण शरण सिंह के पास एक ही ऑप्शन होगा कि वो समाजवादी पार्टी में जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश की चुप्पी की एक वजह हो सकती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की ताजा राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करते हुए उन्हें लगता है कि आज नहीं तो कल या 2024 के इर्द गिर्द ये उनके इस्तेमाल के काम आ सकते हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको कैंडिडेट बनाया जा सकता है। तो बेहतर है अभी कहीं से कुछ आगे नहीं बात बढ़ी है तो चुप ही रह जाए। एक कारण मुझे जो प्रथम दृष्टया समझ में आता है, क्योंकि यूपी की पॉलिटिक्स और आप हमेशा देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव हो, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो, चाहे असेंबली का चुनाव हो, चाहे लोकल बॉडीज के चुनाव हो,
चुनाव के पहले जिताऊ प्रकार के उम्मीदवारों की तलाश होती है और दल बदल का एक अच्छा खासा बढ़िया एपिसोड होता है इन सभी चुनाव के पहले। तो ये भी हो सकता है तो अखिलेश यादव की चुप्पी की वजह तो मैं यही समझता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश से जुड़ा विषय ये नहीं है, ये केंद्र से जुड़ा विषय है और इसमें जो भी एक्शन लेना है वो दिल्ली पुलिस को लेना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के दायरे में भी ये विषय नहीं आता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश भाजपा की कोई टिप्पणी का कोई औचित्य भी नहीं बनता है। हाँ, अखिलेश वाली बात जरूर खटकती है, लेकिन उसके पीछे जो मैंने अभी आपके सामने व्यक्त किया है, मुझे वही एक बड़ा कारण समझ में आता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप से क्यों उम्मीद की जाए कि इस विषय में टिप्पणी करेगा? अगर टिप्पणी करना भी है तो वो बता देंगे कि भाई इस वक्त मामला जो है उस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे जो है मंत्रालय उसमें निर्णय लेगा। बाकी पुलिस क्या करे क्या न करे ये अब सुप्रीम कोर्ट के जद में आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट, मेरा अपना अंदाजा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई न कोई ऐसा कदम उठाएगा कि दिल्ली पुलिस को अब एक्टिव होना पड़ेगा। जी जी हेमंत जी, आपके पास हम अगला सवाल लेकर आए हूं कि बृजभूषण शरण सिंह वो व्यक्ति हैं, वो सांसद हैं जो कैमरे पर ये कह चुके हैं कि मैंने एक आदमी को मारा था, उसकी हत्या की थी। हालांकि उस मामले में वो कानूनी रूप से बरी हो चुके हैं, लेकिन हमारे सहयोगी चैनल ललन टॉप के से बात करते हुए एक बार उन्होंने कुछ महीने पहले ये बात सीधे तौर पर स्वीकारी थी। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। और इसके अलावा वो बड़ी शायराना अंदाज में अपनी ही सरकार के खिलाफ बड़े तल्ख और शायराना अंदाज में अपनी सरकार पर, बीजेपी सरकार पर उंगलियां उठाते रहे हैं। मैं हेमंत जी के पास अगला सवाल लेकर जाऊं, इससे पहले मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं वो कैमरे पर अपना अपराध स्वीकारता और शायराना अंदाज में अपनी सरकार को घेरता वो बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, ये तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं। मैं फर्द नहीं हूं महफिल की, एक मुकम्मल महफिल हूं। महफिल न रहेगी महफिल फिर, गर मुझको उठाया महफिल से। तो सुना आपने, क्या अंदाज है, क्या तेवर हैं बृजभूषण शरण सिंह के। हेमंत जी, एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर न सिर्फ पहलवान बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो सीएम रह चुके हैं वो उस तरीके नेता आ गए हैं, बल्कि खाप पंचायतें और जाट संगठनों के प्रतिनिधि भी वहां पर आ गए हैं। हरियाणा वो स्टेट है जहां बीजेपी इस वक्त एक गठबंधन की सरकार चला रही है। कोई ऐसा तो है नहीं कि बृजभूषण शरण सिंह कोई 15-20 सीटों पर अपना प्रभुत्व रखते हो तो हरियाणा को बिल्कुल भूल जाए बीजेपी। हरियाणा में भी लोकसभा की 10 सीटें हैं। जाट समुदाय जो है वो एक तरीके से पूरे चुनाव पर अपना बड़ा जबरदस्त प्रभाव रखता है, वोट परसेंटेज उनका भले ही कितना हो। तो क्या ऐसी सूरत में बीजेपी को हरियाणा में अपना चुनावी गणित बिगड़ने का कोई खतरा नहीं है क्या? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यूपी में आखिर वो कितने, कौन से इलाके हैं या कितना बड़ा प्रभाव बृजभूषण सिंह रखते हैं, कितनी सीटों पर रखते हैं, और उसके बरक्स क्या हरियाणा को दांव पे लगाना बीजेपी के लिए मुफीद है? बहुत बड़ा सवाल है, और पॉलिटिक्स में आज की तिथि में जो कुछ जंतर मंतर पर हो रहा है उससे जुड़ा बड़ा अहम सवाल है नीरज जी आपका। देखिए, ये बात सही है कि चूंकि ज्यादातर पहलवान जो हरियाणा से आते हैं और जाट बिरादरी से आते हैं, आप पहलवानों को देख लीजिए, आमतौर पर ज्यादातर आपको जाट बिरादरी के पहलवान मिलेंगे और उनमें से अधिक हरियाणा मूल के मिलेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि हुड्डा का उनके साथ आना एक संदेश देना है अपनी बिरादरी, जाट बिरादरी के लोगों के लिए कि आपकी बिरादरी के जो सितारे इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर नाम कमा रहे हैं उनके साथ अगर ज्यादती हुई तो हम आपके साथ हैं। दूसरी बात, प्रियंका गांधी को एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिली है
तो पॉलिटिक्स में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेल करना तो बहुत कॉमन सी बात होती है। वो तो आएंगी ही आएंगी। दूसरी, क्योंकि महिलाओं का भी प्रश्न है, एक सबसे बड़ी बात, खाप पंचायतें आ रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तनाव का कारण हो सकता है कि अगर इनकी नाराजगी ऐसी रही तो 2024 में इसका फर्क पड़ सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार इसमें क्या करे। मैंने क्या कहा, मैंने अपने प्रथम उत्तर में ही आपको एक वाक्य का जिक्र किया था कि यह प्रकरण न उनसे उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है, और वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। वो भी, उनको भी कुछ न कुछ संतुष्टि मिलेगी अगर सुप्रीम कोर्ट सीधे कोई आदेश दे देता है, या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी तल्ख टिप्पणी करता है। तत्काल टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कर ही रहा है, अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक टिप्पणी कर देता है तब उनको आगे सोचना पड़ेगा उसमें क्या करें। जहां तक ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रभाव की बात है, तो गोंडा एक इलाका है जिनका अपना खुद का गृह जनपद है, जहां बरसों तक उनका दबदबा रहा है। गोंडा के पॉलिटिक्स में दो किरदार हुआ करते थे, एक ब्रजभूषण शरण सिंह जो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, 6 बार लोकसभा के सदस्य लगातार हुए हैं, और एक पंडित सिंह हुआ करते थे, विनोद सिंह और पंडित सिंह। लेकिन पंडित सिंह का निधन हो गया कोरोना काल में, तो अब ऐसा कोई बड़ा उनके सामने चुनौती देने वाला भी नहीं रहा। वही पंडित सिंह इनको चुनौती दिया करते थे हर मोर्चे पर। परंतु जो लोकल पॉलिटिक्स है वहां की, अब भी कुछ विधायक हैं जो जिनकी मतलब जिनसे इनके 36 के आंकड़े हैं, और बताया भी जाता है कि उन विधायकों को ऊपर से काफी इनकरेजमेंट मिलता है या प्रोटेक्शन मिलता है, इसीलिए इनकी पॉलिटिक्स थोड़ी डाउन जा रही है। प्रभाव क्षेत्र की बात है तो गोंडा कैसरगंज सीट से हैं जीते हुए। कैसरगंज सीट पे इनका अपना अच्छा खासा रसूख है, और किसी भी पार्टी को ये लगता है अगर ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहे, उसकी ओर रहे, तो चुनाव निकाल सकते हैं। भाई अपने खुद का वर्षों का वहां से नाता है, अपने बहुत से खुद के फॉलोअर्स हैं, ऐसे फॉलोअर्स जो पार्टी के अलावा इंडिविजुअल के फॉलोअर्स होते हैं, उस तरह के हजारों की संख्या में लोग हैं। तो एक लोकसभा क्षेत्र तो ऐसा है इनका अपना खुद का, जहां इनका अपना रसूख है। अभी ये अलग बात है कि इन्हीं के लोकसभा क्षेत्र के कुछ विधायक जो है उनसे इनकी पटती नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अगल बगल की सीट पर। हाँ, गोंडा सीट जो है जिसमें गोंडा सदर भी आता है, एक समय में जो मनकापुर सीट हुआ करती थी, उस इलाके में भी थोड़ा इनका प्रभाव है। लेकिन अगर आप ये मान के चलें कि 2, 4, 6 लोकसभा क्षेत्र के चुनाव को प्रभावित करेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो अपना स्थानीय महत्व है, अपनी सीट जीतते हैं, अपने बेटे की सीट जिताते हैं, इतना प्रभाव तो है। इस प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन समय और परिस्थितियां जो हैं ये बड़ा प्रभाव डालती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने इलाके में बहुत पॉपुलर होते हैं, आपका पूरा बड़ा रसूख होता है, आपकी जबरदस्त फॉलोइंग होती है, लेकिन जब आप बड़ी पार्टी के साथ रहते हैं तो सारी चीजें आपके अनुसार चलती हैं, आपके हिसाब से चलती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी परिस्थिति में इनको टिकट नहीं देती है तो कुछ न कुछ तो डैमेज कर सकते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, इतना प्रभाव तो है। लेकिन अब चुनाव ऐसा विषय होता है कि जब आप खुद मैदान में होते हैं तो पहली चिंता आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की होती है, उसके बाद फिर आप किसी का कुछ बिगाड़ना चाहें, कहीं डेंट लगाना चाहें तो उसकी गुंजाइश थोड़ी कम रहती है। इसलिए मेरा मोटे तौर पर मानना है कि एक सीट इनकी अपनी खुद की ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर इनको जीतने में आसानी रहेगी। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे तो भी ये कड़ी टक्कर दे सकते हैं, और अगर परिस्थितियां ठीक रही तो चुनाव दूसरी पार्टी से भी जीत सकते हैं। शायद
इनकी यही जो यूएसपी है, उसको भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व समझता है। जी जी, तो दर्शकों अभी आप हेमंत तिवारी जी का विश्लेषण सुन रहे थे कि क्यों आखिर मतलब क्या हैसियत है, सियासी हैसियत, और हरियाणा दांव पर लगे कि बीजेपी का एक सांसद दांव पर लगे, इस पर उनकी टिप्पणी अभी आपने सुना। हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के एडिटर कुमार अभिषेक भी जुड़ गए, हम उनसे भी सवाल लेते हैं। कुमार सर, स्वागत है आपका इस शो में। हमारा सवाल सर, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक तरफ देश के ओलंपियन पहलवान बैठे हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर से धरना दे रहे हैं, और वो ऐसे पहलवान हैं जिनको पूरा देश, जिनका मान सम्मान करता है, और वो लगातार कैमरे के सामने ये आरोप लगा रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के साथ दुराचार किया है और उनके ऊपर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस पर बीजेपी की तरफ से एक सन्नाटा, आप कहें वो प्रदेश की लीडरशिप कह लें या सेंटर की लीडरशिप कह लें, वो सन्नाटा है, जबकि पहलवानों के आरोप गंभीर हैं। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि खेल मंत्रालय से अब उनको बात ही नहीं करनी है, अब सीधे पीएम बात करें, वो पीएम जो उनसे जब वो गोल्ड मेडल जीत कर आए थे तो उनसे मुलाकात करने गए थे। तो पहलवान जब इतने सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं, उसमें एक्शन की बात तो छोड़ दीजिए, बल्कि बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन भी देने के लिए तैयार नहीं है बड़ा लीडर। तो इसको आप कैसे लेते हैं कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह इतने महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए कि पार्टी अपनी उस पूरी छवि को दांव पर लगाने को तैयार है जो उसने खड़ा करने की कोशिश की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगन से और तमाम चीजों से? तो क्या वो सारी चीजें एक तरफ और ब्रजभूषण शरण सिंह का कद एक तरफ? देखिए अमीश, मैं इसको दूसरे तरह से देखता हूं। मुझे लगता है कि जो पहला एजिटेशन इन लोगों ने किया था, इन पहलवानों ने किया था, उस एजिटेशन से को अगर वो नहीं रोकते और एक बात पर स्टिक किए रहते कि भाई अगर इन्होंने दुराचार किया है या इन्होंने गलत काम किया है तो हर हाल में उनकी बर्खास्तगी या बगैर हटाए उन्हें वो नहीं मानेंगे, तो ये मामला मुझे लगता है कि बहुत लंबा उस वक्त नहीं खिंचता। और सरकार एक तरीके से प्रेशर में थी, केंद्र सरकार। जांच भी उन लोगों ने एक बिठाई थी, और जो जांच रिपोर्ट आई, जांच रिपोर्ट के बाद कहा गया कि इस पर एक केस भी दर्ज किया जाएगा। मेरा मानना है कि वो चाहे जिस वजह से हो, चाहे सरकार के बातचीत का जरिया रहा हो या प्रेशर रहा हो, उस वक्त एजिटेशन को नहीं बंद करना चाहिए था। अगर इन्हें अपने पॉइंट को प्रूव करना था कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने इनके साथ गलत किया है, उन्हें हटाया जाना चाहिए। देखिए, एक बार आप एजिटेशन किए और आपने एजिटेशन बंद कर दिया और आप फिर दोबारा बैठ गए, इसे लेकर के एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। और उस दौरान हम लोगों ने जब इसकी रिपोर्टिंग की थी तो कई बातें निकल करके आई। ये जो दुराचार करने वाली बात या फिर चरित्र पर सवाल उठाने वाली बात जब आई थी, तो मुझे लगता है कि उस वक्त कहा यह गया कि इसकी जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। तो आखिर क्या हुआ उस जांच रिपोर्ट का? जहां तक ब्रजभूषण शरण सिंह के कद का सवाल आपने पूछा है, देखिए बीजेपी और बीजेपी के जो नेता हैं, अगर इन पर उंगली उठने लगे, लांछन लगने लगे, तो ऐसे ऐसे कई नेता कुर्बान हो जाते हैं। उनके लिए कोई बहुत बड़ा किसी एक नेता का कद नहीं होता। और जैसा कि आप अभी सुन भी रहे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह कोई ऐसा नहीं है कि पूर्वांचल में कोई बहुत बड़ा उनका कद है कि वो अपने साथ साथ पूर्वांचल में बीजेपी को हरवा सकते हैं या जितवा सकते हैं। निश्चित तौर पर हेमंत जी ने जो कहा कि भाई एक सीट पर इनका प्रभाव हो सकता है, आसपास के सीटों पे थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इस बात की चिंता होगी कि इस एक लोकसभा सीट के लिए वो इतने बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उन पर ध्यान नहीं देगी या फिर उनके बातों को नहीं मानते हुए अपने एक सीट को बचाने के लिए वो करेगी। मुझे लगता है उस वक्त जब कुछ दिन पहले ये मामला उठा था तो ब्रजभूषण शरण सिंह का हम लोगों ने भी इंटरव्यू किया था। इन्होंने भी अपना पॉइंट रखा था और कई बातों पर उन्होंने पॉइंट रखा था। जो उनसे चरित्र पर भी सवाल उठाए गए, दुराचार पर भी सवाल उठाए गए, उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट इसका जवाब भी दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो ये मामला फिलहाल के लिए रुक गया है। जो जांच कमेटी बनी है उसके रिपोर्ट के आधार पर कुछ ना कुछ चीजें हो जाएंगी। लेकिन जो बड़े तौर पर निकल करके आ रहा है वो ये है कि ये
रेसलर्स फेडरेशन जो है या कुश्ती संघ जो है उसकी की पॉलिटिक्स, उसकी सियासत, उसकी राजनीति इसके भीतर सब लोग सेंस कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो पहलवान हैं, जो महिला पहलवान हैं, वो उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उन्होंने बड़े बड़े पदक दिलाए हैं, ओलंपिक से लेकर के एशियाड तमाम पदक, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। उनकी बातों को तवज्जो मिलना चाहिए, लेकिन खेल संघ जो को लेकर के जिस तरीके के नियम कानून कायदे बने हुए हैं उसमें जो हम लोगों ने उस वक्त देखा कि बड़ा आसान नहीं होता कि आप किसी को हटा लें, खेल संघ के पद से बिल्कुल हटा दें लेकिन सरकार के पास पावर्स होती है। अब हेमंत जी के बाद से मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं कि बीजेपी के लिए कोई एक आदमी को दांव पे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आखिर केंद्र इसमें क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहा? इस जांच में क्या आया? इन जो भी आरोप लगे हैं उन आरोपों में कितना दम है? इन तमाम पहलुओं को देखने के बाद चीजें क्लियर होंगी। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर इस तरीके के आरोप लगे हैं तो इतना लंबा इसको खींचना नहीं चाहिए था, सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरीके से जो पहलवान है, अगर वो जंतर मंतर पर बैठे हैं और लगातार ये बातें सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही हैं, तो सरकार की भी किरकिरी हो रही है और जो महिला कुश्ती के लोग हैं, पहलवान हैं, उनकी बातों को लोग सुन भी रहे हैं। अब मुझे यही लगता है अमीश की बीजेपी के लिए एक सीट इतना अहम नहीं है कि वो अपने ऊपर इतना बड़ा साख के ऊपर इतना बट्टा लगा ले, लेकिन अब क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, क्यों आखिर उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, ये तो बेहतर खेल संघ और केंद्र सरकार ही बता सकते हैं। बिल्कुल कुमार, बिल्कुल सही बात है। हालांकि हम जैन हवाला कांड जैसा उदाहरण, उसको बहुत साल हो गए हैं जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सिर्फ नाम आने भर से अपना इस्तीफा दे, वो बहुत पुरानी बात भी हो गई हो तो भी एमजे अकबर का नाम याद आता है। 4-5 साल पहले जब मीटू आंदोलन चला था एक और उनका नाम आया था, उन पर आरोप लगे थे, एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाए थे, तो उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि मैं तो जाके कोर्ट में इन आरोपों का सामना करूंगा। लेकिन ब्रजभूषण तो ये भी कह चुके हैं जनवरी में, मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगा, मुझे जनता ने चुना है। यानी दबंगई की एक हद है और पार्टी की चुप्पी एक आश्चर्यजनक स्तर पर है। हम आपको वैसे एक बार अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि अभी हाल ही में ये आरोप लगने के बाद जब ब्रजभूषण सिंह से कैमरे पर हमने बात करनी चाहिए और ये सवाल करने चाहे तो उनका क्या रिएक्शन था। नहीं, अच्छा चलिए नहीं कोई यूपी की राजनीति पे बोल दीजिए नेताजी। 2 घंटे से खड़े हैं नेताजी। अरे भारतीय कुश्ती संघ में खिलाड़ियों को लेकर शुरू हुआ विवाद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल कुश्ती के खिलाड़ियों ने 23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से धरना शुरू कर दिया। खिलाड़ियों का सीधा आरोप है कि 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ उनका पूरा करियर दांव पर लगा हुआ है। बावजूद इसके पुलिस ने उनके खिलाफ अभी तक शिकायत नहीं दर्ज की और न ही खेल मंत्रालय ने उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की। वहीं जब पूरे विवाद को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछा गया तो सवाल सुनते ही भागने लगे। क्या है? नहीं, अच्छा चलिए नहीं कोई यूपी की राजनीति पे बोल दीजिए नेताजी। 2 घंटे से खड़े हैं नेताजी, बोल दीजिए। अरे ये तो हेलो। दरअसल बीजेपी सांसद रविवार यानी 23 अप्रैल को बस्ती के मकौड़ा मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं और कुश्ती की महिला खिलाड़ियों ने उन पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। बस्ती से संतोष सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक। तो सुना आपने कि तमाम पत्रकार जो हैं ब्रजभूषण सिंह से बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने वो बयान नहीं दिया जो जनवरी में दिया था कि भाई मैं तो कोई इस्तीफा नहीं दूंगा, यानी खुद भी कैमरे से कन्नी काट रहे हैं। हेमंत जी, एक बात, अभी हाल ही में जब ये अतीक एनकाउंटर हुआ
और इसके बाद ये आरोप लगाया विपक्ष ने कि ये मिट्टी में मिला देंगे बयान बहुत ग्लोरीफाई तो होता है सीएम योगी आदित्यनाथ का, लेकिन सिर्फ एक समुदाय के लोगों पर एक्शन होता है। बुलडोजर भी चलता है तो एक समुदाय के लोगों पर चलता है, एनकाउंटर भी होता है तो एक समुदाय के लोगों का होता है। तो फिर सरकार को सफाई देनी पड़ी, पुलिस ने लिस्ट जारी की बाकायदा। तो क्या एक बार फिर अब ये चूंकि एक समुदाय, क्या ये तो उस जाति विशेष से आते हैं, तो क्या ये इस बात की भी चिंता बीजेपी को नहीं है कि उन आरोपों को फिर बल मिलेगा, वो अंडरलाइन होगा कि भाई ये मिट्टी में मिला देंगे, बुलडोजर चला देंगे, ये सब बयान जो है वो सबके लिए नहीं है, कुछ खास लोगों के लिए है। अपने लोगों पर जब बात आती है तो मिट्टी में मिलाना या बुलडोजर चलाना तो दूर, कोई एक्शन तक नहीं होता है, बर्खास्तगी तक का या मतलब कोई छोटा मोटा एक्शन भी नहीं होता है। मैं फिर से आपको एक बात बता दूं, जो मेरा अपना सोचना है कि यह प्रकरण उससे बहुत सीधा ताल्लुक नहीं रखता है। अगर ताल्लुक रखता भी है तो कौन इसको स्वीकार करेगा कि हमारी जद में आता है, हमारी कार्रवाई की जद में आता है। इसलिए बुलडोजर माफिया, एक वर्ग का माफिया, एक जात का व्यक्ति, ये वाली चीजें तमाम इक्वेशन बहुत अच्छा ना होने के बावजूद फिलहाल उनकी दृष्टि से लागू नहीं होती है। उत्तर प्रदेश सरकार की दृष्टि यह है, या भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश इकाई है उसकी दृष्टि यह है कि यह प्रकरण चूंकि राष्ट्रीय स्तर का है, जो इल्जामात हैं वो राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों ने दिल्ली में लगाए हैं, विषय दिल्ली का है। अगर ये विषय सही भी है तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने किसी के साथ उसको गोंडा या लखनऊ बुला के बदतमीजी थोड़ी की है। जो घटना अगर कोई हुई है, यदि जांच में तस्दीक होती है तो घटना का केंद्र तो दिल्ली है साहब, उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसलिए बात शुद्धशः नहीं लागू होती। हालांकि आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न अतीक एनकाउंटर के बाद लगातार उत्तर प्रदेश की फिजा में है और अपोजिशन भी ये सवाल उठाता रहा है। अपोजिशन नहीं, कॉमन आदमी के जहन में भी ये सवाल है। आपके ही चैनल के लोगों ने जब ये तमाम अलग अलग शहरों में लोगों से बात की, मैं देख रहा था, तो लोगों का रिएक्शन आप देखिए, उस रिएक्शन की जिस्ट देखिए क्या है, उसका सार क्या है। उसका सार यही है जो बातें आपने कही और जो इल्जामात इस वक्त हवा में हैं, फिजा में हैं, वही बात थी। परंतु यह विषय मुझे लगता है कि वहां एप्लीकेबल नहीं है और फिलहाल रिसेंट पास्ट में कोई ऐसी इनकी गतिविधि भी नहीं रही है जिसके आधार पर इनको उस तरह की कार्रवाई के चलते माना जाए। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा, पुनश्च कह रहा हूं कि गोंडा में आम चर्चा इस बात की है कि उत्तर प्रदेश के बॉस हैं, उनसे गोंडा के बॉस का मामला बहुत पटता नहीं है, बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं एक दूसरे को लोग, और इसीलिए समय समय पर ब्रजभूषण शरण सिंह पुलिस पर, स्थानीय प्रशासन पर और यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाते रहे हैं। ये कई बार हम लोगों ने देखा है। अब बात सारी आती है दिल्ली पर। दो तीन चीजें इस पूरी डिबेट में जो सामने आई हैं, मैं उसको एक बार मेंशन करना चाहूंगा कि वही बात है। एक तो हरियाणा का भय, हरियाणा की सभी सीटों पर जाट बिरादरी का बहुत अच्छा खासा प्रभाव है। ये अलग बात है कि हरियाणा जैसे स्टेट में जो भाजपा के गठबंधन में सरकार के साथ जो शामिल हैं, उनका असर ज्यादा है जयंत चौटाला का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी जाटों के अच्छे खासे वोट मिलते हैं। उसके नुकसान की आशंका का आकलन जरूर भारतीय जनता पार्टी ने किया होगा कि एक व्यक्ति कर इल्जाम है तो एक व्यक्ति के नाते हम इतना नुकसान क्यों करें, जबकि उस व्यक्ति का विकल्प वो ढूंढ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है और 2014 के इलेक्शन से देखा गया 2014 और 19 में कि बहुत से ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां आप कमजोर कैंडिडेट को भी
बहुत जगहों पर तो गुमनाम कैंडिडेट को आपने लड़ा दिया और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के आभा मंडल के प्रभाव से वो पार्लियामेंट का मेंबर हो गया। तो ऐसी सूरत में बहुत ज्यादा नुकसान की गुंजाइश यूपी में नहीं है, लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ेगा और जिस तरीके से धरने पर लोग बैठ रहे हैं और जो संदेश जा रहा है, क्योंकि महिलाओं का विषय है, महिलाओं के विषय पर आपको पूरे देश से सवाल उठेंगे, हर दूसरी पार्टी से सवाल उठेंगे जो अपोजिशन में है। और नैतिकता का एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नैतिकता और शुचिता में विश्वास करने वाली पार्टी का दावा करती है। ऐसी सूरत में यह प्रश्न बहुत अहम हो जाता है कि आप अब तक चुप क्यों हैं और आपने इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। लेकिन कुमार अभिषेक की एक बात बहुत परफेक्ट है कि अगर पिछली बार ही जब इतने बड़े पैमाने पर सब कुछ हुआ, पहलवानों ने इतनी बड़ी घेराबंदी की, इतना बड़ा आंदोलन किया, उस वक्त उस पर डटे रहते तो शायद सरकार को मजबूर होकर के, क्योंकि उस वक्त ही इस तरह के आसार बन गए थे कि सरकार, खेल मंत्रालय इसमें कोई सख्त एक्शन लेगा, जबकि खेल मंत्रालय ने इतनी बड़ी पंचायतों के बावजूद जो एक्शन लिया वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था और इस बात के आसार थे कि वक्त के गुजरने के साथ ही चीजें हो सकता है थोड़ी सी ढीली पड़ जाएं। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस बार का जो आंदोलन है, यह आंदोलन बड़ा फर्क डाल सकता है और सवाल कुछ इस तरह के पॉलिटिकल सवाल सामने आ रहे हैं जिन सवालों का जवाब देना भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा कठिन होगा, खासतौर से हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में। और ये बात खाली हरियाणा तक रह जाएगी, ये ऐसा भी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई ताजा आदेश नहीं आता है तो ये जो आंदोलन है ये थोड़ा सा और बड़ा स्वरूप भी इस बार ले सकता है। और इस तरह जब माहौल बनना शुरू हो जाता है तो किसी भी पॉपुलर पार्टी के लिए नुकसान के आसार ज्यादा होते हैं। इस बात को भाजपा का आला कमान बहुत अच्छे से समझ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां हैं अदालत से लेकर के सड़क तक इसी हफ्ते 2-4 दिन में इस पर कुछ न कुछ होने वाला है। और जो कुछ होगा, मुझे पता नहीं क्यों प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में नहीं होने वाला है। परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि अब बहुत ज्यादा बचाया नहीं जा सकता है। तो जो कुछ भी होगा आने वाले 48-72 घंटे में कोई ना कोई फैसला जरूर आ जाएगा। जी जी, ये हेमंत सर आप एक ये बड़ी बात कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ होता हुआ ये बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में नहीं जाएगा। आपने जयंत का भी जिक्र किया, मैं इसी से जोड़ता हुआ सवाल लूंगा। उससे पहले चूंकि पहलवानों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है सर कि पिछली बार जो उन्होंने धरना स्टार्ट किया था और धरने में जो ब्रेक किया वो सरकार का आश्वासन था कि वो कोई ना कोई एप्रोप्रिएट कदम उठाएगी। अब उनका आरोप है कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए मजबूरी में उनको धरना फिर से स्टार्ट करना पड़ा। कुमार सर, आपके आने से पहले हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी की चुप्पी तो अपनी जगह, क्योंकि उनके अपने सांसद के ऊपर आरोप है, तो हो सकता है कोई रणनीति बन रही हो कि इस पर क्या कहना है, क्या करना है। लेकिन इस पर अखिलेश यादव की भी चुप्पी काबिले गौर रही है। अखिलेश या समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस पर कोई खास हमला होते हुए नहीं देखा गया है। तो इसके पीछे आप क्या वजह समझते हैं? एक तो ये आपसे जानना चाहेंगे। दूसरा, जयंत चौधरी ने तत्काल प्रभाव से इस मामले में एक ट्वीट किया। जो ट्वीट उनका कल का है कि भारत की आन बान शान हमारे उत्तम खिलाड़ी मजबूर होकर धरने पर बैठे हों तो देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। अब यही बात जो हेमंत सर कह रहे थे कि एक तो उत्तर प्रदेश में वैसे भी बीजेपी से जो जाट वोटर्स को खींचने की कोशिश लगातार जयंत चौधरी कर रहे हैं और पिछले उपचुनाव में उनका चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव का मॉडल पास होते हुए भी नजर आया है। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि बीजेपी को ये खतरा नहीं सता रहा है कि जयंत इसको जाट प्राइड का भी मुद्दा बना सकते हैं उत्तर प्रदेश में? और स्वजातीय आरोप तो मुख्यमंत्री पर लगा ही रहे हैं अखिलेश यादव कि स्वजातियों को लेके वो थोड़ा नरम रुख अख्तियार करते हैं। कुमार सर। अमीश, देखिए, जो बातें आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। सवाल वही है और दोनों की अपनी अपनी सियासत है। अखिलेश यादव की भी अपनी सियासत है और जयंत चौधरी की भी अपनी सियासत है।
वो है ना कि आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति है। तो अगर उनको बीजेपी निकाल दे या उनके खिलाफ कार्रवाई कर ले तो वो कहाँ जाएंगे? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी उनका ठिकाना हो सकता है, क्योंकि वो इकलौते ऐसे शख्स है, जैसा हेमंत जी कह भी रहे थे, और वो जानते भी कि वो अपने दम पर एक चुनाव क्षेत्र जीतने की कुव्वत रखते हैं। बीजेपी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इसके पीछे ये भी एक फैक्टर है कि उत्तर प्रदेश में एक सीट तो वो गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बात बहुत बड़े स्तर की है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सब कुछ इन्वॉल्व है। ऐसी स्थिति में बीजेपी अपने साख पर जब आएगी तो वो साख को पहले देखेगी, इंडिविजुअल को बाद में। लेकिन आपने कहा अखिलेश यादव का कोई ट्वीट नहीं आया। देखिए, दो वजह है। एक तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो कहा जाता है वही उनके संबंध कोई बहुत आपकी आवाज ब्रेक हो गई कुमार सर, लगता है फ्रेम फ्रीज हो गया है आपका। हम आपकी टिप्पणी नहीं सुन पा रहे हैं। आ गई लगता है, क्या नेटवर्क में कुछ इशू है? चलिए कुमार सर कंटिन्यू करिए। आवाज मिल रही है क्या मेरी? जी 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 मिल मिल रही। तो मेरा यह कहना है कि अखिलेश यादव अमूमन ऐसी चीजों पर हमेशा से ही टिप्पणी करते रहे हैं, और खासकर महिलाओं के इशू को लेकर तो हमेशा से मुकर रहते हैं। लेकिन देखिए, हरियाणा में जो चीजें हो रही हैं, अखिलेश यादव अगर टिप्पणी कर भी दें तो उनके लिए एक वो ट्वीट ऐसा है मानो कि वो एक महिलाओं के इशू पर एक ट्वीट कर देंगे, लेकिन सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं। हरियाणा से समाजवादी पार्टी का कोई दूर दूर तक फिलहाल वास्ता नहीं है, लेकिन उनका वास्ता गोंडा और उसके आसपास की जो सीटें हैं उससे है। बीजेपी वहां पर अगर ठीक है, बीजेपी अपने वजह से भी मजबूत है, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह उस इलाके में मजबूत है, और अगर बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को निकालती है तो निश्चित तौर पर उनका जो ठिकाना होगा वो समाजवादी पार्टी होगी। तो समाजवादी पार्टी एक ट्वीट करके या एक रिएक्शन दे करके अपने रास्ते क्यों बंद करे? अगर अखिलेश यादव को उन पहलवानों के लिए ट्वीट करना होगा तो वो उन महिला पहलवानों के पक्ष में कर सकते हैं, कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जयंत चौधरी का तो सियासत सीधा सीधा जुड़ता है। जयंत चौधरी अगर इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो उनकी सियासत के लिए नुकसानदेह है। और जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी के लिए ये न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि देर सवेर बीजेपी इस पर कोई ना कोई फैसला अब उसे करना पड़ेगा, कोई ना कोई कदम उसे उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देखिए, अगर ये सिर्फ कुश्ती संघ का आपस का विवाद है, या कुश्ती संघ में वर्चस्व की लड़ाई है, या कुश्ती संघ में हरियाणा का डोमिनेंस होगा या यूपी का डोमिनेंस होगा, इसे लेकर लड़ाई है, तब तो ये लंबा खिंच सकता है। लेकिन एक बात पर तो समझौता कतई नहीं हो सकता ना, कि अगर किसी ने महिलाओं के साथ कोई अभद्रता की हो या फिर किसी तरीके का कोई दुराचार किया हो, उस तरह के आरोप लगे हो, तो इस पर किसी तरह का न तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और ना ही इस मुद्दे के अलावा किसी दूसरे मुद्दे के लिए कोई जगह होनी चाहिए थी। मेरा मानना है कि अगर ये आरोप लगे थे तो इसी आरोप पर सब कुछ हो जाता। इसी आरोप पर ब्रजभूषण शरण सिंह को हटना भी पड़ता, इसी आरोप पर सरकार को फैसला लेना भी पड़ता। लेकिन आप दोनों चीजें एक साथ मिक्स अगर कर देते हैं कि हाँ भाई, इन्होंने दुराचार भी किया और कुश्ती संघ की भी राजनीति है, तो यहां पर यह घालमेल हुआ है। अगर आरोप है तो निश्चित तौर पर सरकार को झुकना पड़ता, लेकिन ये कहीं ना कहीं डाइल्यूट हुई चीजें, और जब चीजें डाइल्यूट हुई उससे जो क्या हुआ कि मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें और निकल करके आ गई। कभी इन्हें बैकफुट पर जाना पड़ा, कभी उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ा, और इसकी वजह से आज जो स्थिति बन रही है आप देख रहे हैं। सरकार की तरफ से मुझे लगता है केंद्र सरकार ने भी बहुत हल्के में ले लिया, और अब उन्हें ये चीजें भारी पड़ रही हैं। और जैसा कि हेमंत जी बता रहे हैं कि अगले 48 से 72 घंटे बहुत अहम है, और मुझे लग रहा है जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, या देश भर के नेताओं के अब ट्वीट्स आने शुरू हो गए हैं, अब सरकार पर नए तरीके से प्रेशर बन रहा है, और इसका आप जल्दी कोई ना कोई मुझे लगता है कि हल देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में। रमेश जी बिल्कुल। तो देश जिन्होंने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया, उनके और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, पिछले 12 साल से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष
ब्रिजभूषण शरण सिंह के बीच का मामला कानूनी है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। शुक्रवार को सुनवाई भी होगी कि एफआईआर दर्ज हो या ना हो यौन शोषण के आरोपों पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। लेकिन बीजेपी के एक सांसद, उन पर लगे सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप और शुचिता की बातें करने वाली, दावे करने वाली बीजेपी की खामोशी एक राजनीतिक मामला है। तो सवाल यह है, तो हमने पिछले 1 घंटे में इस बात पर चर्चा की कि आखिर क्यों बीजेपी कैसरगंज से अपने बाहुबली सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो सेक्सुअल हरासमेंट जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, देश के नामी गिरामी महिला पहलवानों ने लगाए हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? किसी पुलिसिया जांच की, एफआईआर की या कानूनी जांच की इंतजार क्यों कर रही है? ऐसा क्या राजनीतिक महत्व है ब्रिजभूषण शरण सिंह का बीजेपी में? तो इसे आप समझने के लिए ये पोस्ट होने के बाद ये वीडियो जरूर देखिएगा फेसबुक पर और यूट्यूब पर। वैसे शुक्रवार को, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस बात पर कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज की जाए या ना की जाए। और अगर एफआईआर दर्ज की जाती है तो जाहिर तौर पर व्यक्तिगत तौर पर ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी और पार्टी के तौर पर बीजेपी को भी कोई बड़ा फैसला या एक्शन लेना होगा। दोस्तों, YouTube पर हमने आपसे ये पूछा था कि क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह पर एक्शन लेगी बीजेपी? हमने आपकी राय जाननी चाहिए थी। 59% लोगों का कहना है कि नहीं, बीजेपी एक्शन नहीं लेगी। 42% लोग मानते हैं कि हाँ, बीजेपी एक्शन लेगी। यानी आधे आधे लोग तकरीबन बटे हुए हैं, लेकिन ज्यादा लोगों को यह लगता है कि बीजेपी एक्शन नहीं लेगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हेमंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार, अभिषेक, अमीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।